Good morning, class. So in the last topic हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, इट इज़ अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, एज यू नो दैट, हाँ. एंड अगर हम लोग बात करें फॉर द टुडे टॉपिक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का ही दूसरा टाइप, दैट इज़ द यूकैरियोट. बट अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में एनसीईआरटी ने एक छोटा सा कुछ वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है. तो बिफोर गोइंग फॉर द यूकैरियोट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द प्रोकैरियोट क्या है, ठीक है. तो जनरली क्या है कि अगर हम बात करें सेल में प्रोकैरियोटिक सेल का अगर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में बेसिकली हम लोगों ने किसको इंक्लूड किया है. वी आर इंक्लूडेड मेनली बैक्टीरिया, ठीक है. एंड मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है बेसिकली आप इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. द वन इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया, ठीक है, एंड आर्ची बैक्टीरिया. ठीक है, यू बैक्टीरिया एंड द आर्ची बैक्टीरिया. अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया का, तो यू का सिंपल अगर हम मतलब देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू, तो यू का मतलब होता है दे आर द ट्रू, ठीक है, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं. और आर्ची का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है. तो ये जो बैक्टीरिया थे दे आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. तो जनरली हमें क्या पढ़ना है कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोनेंट, कि सेल वॉल में कैसा कंपोनेंट है इसका, सेल वॉल कंपोनेंट, आप यू बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. द वन इज कॉल्ड gram positive bacteria and the second one is called gram negative bacteria. ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक हैं दिस मेनली इंक्लूड द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स. इसमें और भी हैं जैसे मैंने आपको बताया था, माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो देयर, ठीक है, बीजीए इज ऑल्सो देयर, ब्लू ग्रीन एल्गीज. तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया को, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, की ओरिजिन के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. द वन इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया एंड द आर्ची बैक्टीरिया. आर्ची बैक्टीरिया आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ये बहुत प्रिमिटिव है, मतलब है कि जब अर्थ इवॉल्व हो रहा था तब ये बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे वहाँ पे, ठीक है. एज यू नो दैट कि अर्थ अपने स्टार्टिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या था कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन थी. कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, कहीं पे एसिड बहुत ज़्यादा था. तो उस कंडीशन में जो आज के बैक्टीरिया हैं, आज के बैक्टीरिया उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है. जैसे अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं बोलूँ कि आपको परमानेंटली मैं छोड़ दूँ कहीं पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में डीप इनसाइड द ओशन, तो आपको पता है प्रेशर बहुत ज़्यादा है. मैं बोलूँ वॉल्केनो में चले जाइए तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अर्थ पे उस समय पे यही सारा क्लाइमेटिक कंडीशन था, ओशन थे, वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे थे इधर उधर, ठीक है, सल्फर लेक्स बने हुए थे, एसिड बहुत ज़्यादा था. तो मतलब उस कंडीशन में जो रहने आए, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच कम ऑन अर्थ विच कैन सर्वाइव ऑन दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया. तो ये फर्दर कुछ टाइप्स के हैं, जैसे कि ये आप पढ़ेंगे, वैसे बालादिल क्लासिफिकेशन में है इसके बारे में थोड़ा सा, बट हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द थर्मोफाइल्स, ठीक है. थर्मोफाइल, थर्मा मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें, थर्म मीन्स होता है हीट, ठीक है, एंड फाइल मीन्स होता है टू लव. मतलब ये हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया थे जो हीट लविंग बैक्टीरिया थे और ये मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर आराम से सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है ना, कि हाई टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव कर सकते हैं.
तो ऐसे बैक्टीरिया जो हीट लविंग होते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड द थर्मोफाइल्स। ठीक है, एक आप लोग को पता भी होगा इन द पीसीआर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पीसीआर टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे हमें एक एडवांस या अलग से एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड दैट एंजाइम इज कमिंग फ्रॉम अ बैक्टीरिया। बता सकता है कौन सा बैक्टीरिया होता है? आपने सुना होगा कि एंजाइम में चाहिए होता है टैक पॉलीमरेज। ठीक है ना, पीसीआर में टैक पॉलीमरेज। एंड ये एंजाइम हमें ऑब्टेन होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया ऐसा जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव, बिकॉज पीसीआर में हमें जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ज़्यादा देना होता है, तो नॉर्मल जो एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें इस वाले बैक्टीरिया से ये एंजाइम लेना होता है। ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर को फेवरेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर को आराम से फेवर करते हैं, दे आर कॉल्ड थर्मोफाइल। इसी तरीके से एक होता है बैरोफाइल्स। आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज बार, बार क्या होता है, तो बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम प्रेशर को नापने के लिए बार यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये ऐसे बैक्टीरिया जो हाई प्रेशर को मतलब आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, दे आर इजिली फाउंड इन द हाई प्रेशर। ये आराम से हाई प्रेशर को सर्वाइव कर सकते हैं। हाई प्रेशर मतलब हाई प्रेशर जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जैसे आप ओशन के नीचे चलते चले जाते हैं, ठीक है ना, ओशन के अंदर जब जाते हैं तो आपके ऊपर क्या लगता है, पूरा वाटर आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करता है, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी बॉडी पूरी क्रश हो सकती है, इतना प्रेशर बिल्डअप होता है उस समय बॉडी के अंदर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो उतने प्रेशर को आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड द बैरोफाइल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लें, एसिडोफाइल्स। ठीक है, एसिडोफाइल है जो नेम देख, एसिड लविंग, हाई एसिड कंटेंट को आराम से सर्वाइव करते हैं, जैसे कि सल्फोरिंग्स वगैरह होते हैं, एसिड जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके। ठीक है, तो मतलब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो अगर हम देखें तो आर्ची बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जिन्होंने अपने आप को इस ऐसे इवॉल्व किया है कि वो ऐसी हार्श कंडीशन में भी आराम से सर्वाइव हो सके, आराम से वहाँ पर रह सके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें ये वाला सेक्शन ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि थर्मोफाइल्स किसे कहते हैं, बैरोफाइल्स किसे, एसिडोफाइल किसे कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। अगर हम बात करें ये वाले यू बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया ऐसे जो आज की कंडीशन में हमें मिलते हैं, ऐसे नहीं कि ये नहीं मिलते, ये भी मिलते हैं, बट इन द नॉर्मल्स, मतलब नॉर्मली नहीं मिलते, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस बनती हैं जहाँ जहाँ पे अर्थ पे वहाँ पे मिल सकते हैं आपको ये। बट दीज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ऐसे जो हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक है ना, यू बैक्टीरिया आपको हर जगह, मतलब इस समय इस रूम में हवा के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं। ठीक है ना, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, दीज आर द यू बैक्टीरिया। फूड में जो बैक्टीरिया मिल रहे हैं, दीज बैक्टीरिया। मेरी बॉडी की सरफेस पे, मेरी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, ऑल आर द यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि इनमें से जैसे अगर हम बात करें कि सेल वॉल कंपोनेंट के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ। वन इज कॉल्ड द ग्राम पोर्शन, द ग्राम नेगेटिव। एक्चुअल में क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने 1884 में एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी, स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी, और इस टेक्निक के थ्रू उन्होंने क्या करा, पूरे यू बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे स्टेनिंग क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में जानना है हमें। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने क्या करा, बेसिकली 1884 में एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया, एंड वो प्रोसीजर ऐसा था कि वो आपके पूरे यू बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट। ठीक है, एक्चुअली में क्या था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, दे हैव द हाई या थिक सेल वॉल, समझ सकते हैं, थिक सेल वॉल। ठीक है, इनके पास थिक सेल वॉल होता है, और जो ग्राम नेगेटिव हैं, दे हैव द थिन सेल वॉल, इनके पास थिन सेल वॉल प्रेजेंट था। ठीक है,
और दूसरा कि अगर हम बात करें ये वाले बैक्टीरिया, तो लिपिड का जो कंटेंट था इसके पास, लिपिड कंटेंट इज लो, ठीक है। और इनके पास क्या था, जो लिपिड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड कंटेंट ये हाई कंटेंट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव द थिक सेल वॉल, gram negative bacteria have the thin cell wall. Gram positive bacteria has the lipid content is low in their plasma membrane, okay, and the gram negative bacteria has the high lipid content in the plasma membrane, ठीक है। as you know that कि just beneath the cell wall we have the plasma membrane in the bacterium, just beneath the cell wall ये plasma membrane intact होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, तो इसमें ये प्रेजेंट था, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें थोड़ा सा इसकी स्टेनिंग के बारे में पढ़ना है, प्लीज नोट डाउन इट, देन उसके बाद वी आर गोइंग फॉर द स्टेनिंग प्रोसीजर। ओके, कमिंग ऑन द स्टेनिंग, कि जो स्टेनिंग इन्होंने डेवलप करता है हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, वो क्या था। यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में एक चैप्टर है द माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो स्टेनिंग का तो यहाँ पे दे रखा है, बट स्टेनिंग का जो डायग्राम है वो आपको वहाँ पे दे रखा है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जहाँ पे दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें टॉपिक पढ़ना जरूरी है। आप लोग को लगेगा बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी, बट डायग्राम होने की वजह से कि आपके एक पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिखा रखे हैं, एक आपके पिंक कलर के बैक्टीरिया दिखा रखे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव यहाँ पे दे रखा है और डायग्राम वहाँ पे दे रखा है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो स्टेनिंग प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो इन द प्रोसीजर क्या था बेसिकली, कि सपोज करो आपके पास एक कल्चर है किसी बैक्टीरिया का, ठीक है, ये कल्चर है, ठीक है। कल्चर एक ऐसा माध्यम समझ लीजिए जिसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनीज आ गई, दीज आर द बैक्टीरियल कॉलोनी। जो मैंने डॉट बना रखे हैं ना, ऐसी डॉट्स बन के आते हैं इस प्लेट के ऊपर, और ये इसको हम बोलते हैं कॉलोनी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं है, इस एक डॉट के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हैविंग द सेम टाइप, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस कल्चर प्लेट के ऊपर क्या हुआ, मेरे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज आ गई, एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई कि ये क्या ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप लोगों को ग्लास स्लाइड के बारे में पता होगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक स्पैचुला होता है, ऐसी स्पॉन्ज शेप का होता है, लूप फॉर्मेशन होता है, बेसिकली लूप लेते हैं एंड लूप से यहाँ से इसको पिक कर लेते हैं, एंड पिक करने के बाद इस कॉलर थोड़ा सा पिक करने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर आप एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करते हैं, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। और वाटर लेके क्या करते हैं, इस कॉलोनी जो बैक्टीरिया यहाँ पर है उसको फैला देते हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बहुत ही पतला सा एक लेयर बन जाएगा, ठीक है ना, एक ऐसे करके पतला सा लेयर बन जाएगा। नाउ दिस लेयर इज हियर कॉल्ड स्मीयर, ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्मीयर कहते हैं। बहुत ही पतला सा बनाना था, याद रखिएगा, बहुत थिन नहीं बनाना, बहुत पतला सा। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास बर्निंग कैंडल्स होगा, आप क्या करेंगे, इसको लेंगे एंड हल्का सा हीट के ऊपर ऐसे करके थोड़ा सा टैप करते हैं, ताकि जो स्मीयर मैंने बना रखा है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ड्राई हो जाएगा, ये जो स्मीयर मैंने बना हीट फिक्स करने के बाद सब बैक्टीरिया वहीं पे चिपक जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, बेसिकली इसमें एक डाई ऐड करते हैं। यहाँ पे अब हीट फिक्स होने के बाद एक डाई ऐड करेंगे, द डाई नेम इज क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है,
क्रिस्टल वॉलेट यहाँ पे ऐड करते हैं जो आपका डार्क ब्लू, समझ लीजिए इसको आप, डार्क ब्लू कलर का रहता है, ठीक है। इसमें आपने इसको ऐड किया एंड इसको अब आप क्या करते हैं, आफ्टर 30 मिनट, सॉरी 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के बाद आप क्या करते हैं, इसमें क्रिस्टल आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। एंड स्मेयर के ऊपर ही डाल नहीं, ध्यान रखिएगा, आपने क्रिस्टल वॉलेट भी इसी के ऊपर डाला, देन उसके कुछ सेकंड बाद 30 to 60 सेकंड का हम समय लेते हैं वहाँ पे, उसके बाद क्रिस्टल आयोडीन डाले आपने। क्रिस्टल आयोडीन क्या होता है यहाँ पे, ये होता है मॉडरेंट। एक्चुअली में क्या होता है, जो क्रिस्टल आयोडीन सॉल्यूशन होता है, जैसे ही वो इस क्रिस्टल वॉलेट से मिलता है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन बना देता है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो होता है मेरे पास क्रिस्टल वॉलेट, ये होता है प्राइमरी डाई और स्टेन, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया कि आपने पहली बार इसको डाला तो आपका हो गया प्राइमरी डाई और स्टेन, और ये आपने इसको एनहांस करने के लिए दिया तो हमने इसको मॉडरेंट बोल दिया। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद आप इसको अल्कोहल से वॉशिंग देते हैं, ठीक है, अल्कोहल से वॉशिंग देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अल्कोहल डाला है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लिपिड, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट। अल्कोहल क्या करता है, जब आप वॉशिंग देते हैं ना, तो ये क्या करता है, लिपिड को डिसॉल्व कर सकता है, ये इसको डिसॉल्व कर देगा। अब जिसके पास लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे मैं 2 बैक्टीरिया बना देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये है मेरे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये है मेरे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा इन बैक्टीरिया के पास, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ लो कंटेंट, पॉजिटिव के पास लो और नेगेटिव के पास ज़्यादा होगा। तो जब ये अल्कोहल क्या करेगा, लिपिड को डिसॉल्व करेगा, तो जब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत छोटे छोटे से कुछ पोर्स बन जाएंगे, क्योंकि लिपिड हो गया डिसॉल्व, वहाँ पे तो जगह बच जाएगी, खाली स्पेस बच जाएगा। और जिसके पास ज़्यादा लिपिड कंटेंट है वहाँ पे ज़्यादा बड़े स्पेस बनेंगे, ज़्यादा बड़े पोर बनेंगे, इस तरीके से। गॉट इट, क्लियर हो गया। अब जो आपने कलर दिया था ना, ये वाला जो हमारे पास क्रिस्टल वाटर आयोडीन था, जो एक क्रिस्टल बनता है बॉडी के अंदर, वो इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, जो इसको कलर कर देता है। इस समय पे सारे के सारे बैक्टीरिया आपको ब्लू कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप वॉशिंग देते चले जाओगे, यहाँ पे पोर्स बने, एंड पोर्स बनने के बाद क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा छेद हुए हैं, ज़्यादा पोर बने हैं, वहाँ से कलर सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पोर बहुत कम बने थे, छोटे बने साइज में, तो थोड़े बहुत इक्का दुक्का जो कलर कंपोनेंट था यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, बट यहाँ से मैक्सिमम बाहर निकल जाएगा। एंड यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये स्पेस हो जाएगा खाली, ठीक है, क्योंकि बाहर निकल गया कलर, यहाँ से सब ऊज आउट हो गया, बाहर निकल गया, क्योंकि हम वॉशिंग दे रहे थे, और यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट आप क्या करते हैं कि इसके अंदर एक काउंटर स्टेन डालते हैं, जिसका नाम होता है सैफ्रानिन, ठीक है। ये होता है आपका रेड और पिंक इन कलर, समझ में आ गया बच्चे। तो अगर हम बात, जैसे आपने सैफ्रन डाला, सैफ्रन को यहाँ पे कहा जाता है काउंटर डाई, क्योंकि आप इसको दोबारा से काउंटर करने जा रहे हैं ना, काउंटर डाई बोला जाता है, काउंटर स्टेन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो खाली स्पेस था, क्या होगा, जो डाई आप यहाँ पे डालेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से स्पेस क्योंकि खाली हो चुका था, तो यहाँ पे दोबारा भर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा पिंक कलर, क्योंकि आपका डाई यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे स्पेस था नहीं, तो डाई यहाँ पे अंदर आता नहीं है, एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि स्पेस पहले ऑक्यूपाइड हो रखा है। तो ये हो जाता है आपका पिंक कलर का, और ये रहता है आपका वॉयलेट या ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर में। समझ में आ गया इतना क्वेश्चन। तो जो बैक्टीरिया आपका पिंक कलर में कन्वर्ट होता है आफ्टर द स्टेनिंग, ठीक है ना, यहाँ पे एक आपका बनेगा पिंक कलर का बैक्टीरिया और एक बनेगा आपका ब्लू कलर का बैक्टीरिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल कंपोनेंट एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट कितना ज़्यादा है उसके बिहाफ पे बन जाएगा। जो पिंक कलर का बैक्टीरिया है ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और जो ब्लू कलर के ही रह गए वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। गॉट इट, समझ में आ गया प्रोसीजर। एक बार रिवाइज करते हैं।
जो भी आपको बैक्टीरिया कॉलोनी को आइडेंटिफाई करना है, वट एवर इज द बैक्टीरिया कॉलोनी यू हैव टू बी आइडेंटिफाइड, आप जिसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यू जस्ट सिंपली पिक बाय द लूप, एक लूप से उसको पिक करना है कॉलोनी को वहां से, एंड ग्लास स्लाइड के ऊपर एक स्मीयर बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद आपको इसको हीट फिक्स करना है, हल्का सा उसको ड्राई कर लेना है, एंड देन फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी डाई डालेंगे, स्टेन डालेंगे यहाँ पे, दैट इज द क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, आफ्टर 30 to 60 सेकेंड्स आप क्रिस्टल आयोडीन डालते हैं यहाँ पे, और क्रिस्टल आयोडीन क्या करेगा, सरफेस के अंदर क्रिस्टल पिंक कलर, सॉरी ब्लू कलर क्रिस्टल्स बना देगा इसके अंदर वो। फिर अल्कोहल वॉशिंग देना है आपने। अल्कोहल से क्या होगा कि जितना जिसके पास ज़्यादा लिपिड कंटेंट है, जैसे हमने देखा था कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं दे हैव द लो कंटेंट ऑफ द लिपिड एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द हाई कंटेंट ऑफ लिपिड। तो यहाँ पे पोर्स ज़्यादा बड़े बनेंगे, यहाँ पे छोटे पोर्स बनेंगे। और जब आप अल्कोहल से वॉशिंग दे रहे होते हैं तो इसके जहाँ पे पोर ज़्यादा बड़े बने हैं ना, वहाँ से आपका कलर ऊज आउट बाहर निकल जाएगा, और जिसमें पोर छोटे बने थे वहाँ से कलर वहीं पर आ जाएगा, रिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आप काउंटर स्टेन डालते हैं यहाँ पे, दैट इज अ सैफ्रनिन, जो पिंक कलर है, रेडिश कलर का रहता है। तो जहाँ पे पोर बड़े बनते हैं वहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा और सैफ्रनिन उसको ऑक्यूपाइड कर लेगा यहाँ पे, एंड ये बैक्टीरिया हो जाएगा आपका पिंक कलर का। और जहाँ पे स्पेस नहीं बचा है तो वहाँ पे सैफ्रनिन इसके अंदर नहीं जा पाता है, एंटर नहीं कर पाएगा, एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, और ये पिंक कलर का ही रहता है, सॉरी ब्लू कलर का ही रहता है। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया ने पिंक कलर ऑक्यूपाइड किया है दैट इज कंसिडर एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया विच ऑक्यूपाइड द ब्लू और द पर्पल कलर विच कंसिडर एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन? तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, प्राइमरी स्टेन क्या है, सेकेंडरी स्टेन क्या है, यहाँ पे काउंटर स्टेन हम किसे कह रहे हैं या डाई किसे कह रहे हैं, पिंक कलर किसका आता है, ब्लू कलर किसका आता है। बिकॉज ये और इस वाले बैक्टीरिया के डायग्राम आपको दे रखे हैं इन द ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, तो आपको ध्यान रखना। और ये जो नाम है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये आपको इसी चैप्टर में दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, क्लियर, नोट डाउन। चलिए, शैल वी मूव। तो प्रोकैरियोट में हमें सिर्फ इतना ही जानना था, दैट्स इनफ फॉर द चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग इज दिस यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यू की बात करें तो मैंने आपको बता दिया अभी, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। ठीक है ना, वो ट्रू होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस। मतलब ये हुआ कि जो सेल होती हैं, एनी सेल विच possess द ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है ना, एनी possess when a cell which possess the true nucleus is called the eukaryotic cell। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियस, ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, तो ट्रू न्यूक्लियस सिंपली मीन्स कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, सेल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, सेल जेनेटिक मटेरियल जो भी रहेगा, इट इज सराउंडेड बाय डबल membraneous structure। ठीक है ना, जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा सेल का, वो क्या होगा, सराउंडेड होगा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू न्यूक्लियस।
जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको आपको क्या सराउंड करना है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, मेम्ब्रेन से, वो होगा ट्रू न्यूक्लियस। हमने प्रोकैरियोटिक में देखा अभी कि जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, बट यहाँ पर आपको जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस करके रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। बट इस न्यूक्लियस के अलावा भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्शन आर देयर, इसको नोट करिएगा, एक्सेप्शन, कि सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं होता, जो उसका डीएनए होता है सिर्फ वही नहीं होता। देयर आर सम सेल ऑर्गेनेलीज विच possess द जेनेटिक मटेरियल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। देयर आर टू सेल ऑर्गेनेलीज विच possess द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ देयर ओन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड। इसी वजह से इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनॉमस। मतलब ये हुआ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपना काम खुद कर सकते हैं। दे विल नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस पे टोटली डिपेंड नहीं करते हैं। मैक्सिमम काम मतलब उसको एंजाइम चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, जो उसको बनाना है वो अपना काम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज टू सेल ऑर्गेनेल्स कंसीडर एज द सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज कंडेंस इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर्स, इस फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बट सम सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर व्हिच possess द क्रोमोसोम ऑफ देयर ओन या जेनेटिक मटेरियल ऑफ देयर ओन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनॉमस, बिकॉज ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स अपना मैक्सिमम काम खुद कर सकती हैं, अपने मैक्सिमम काम के लिए अपने पे डिपेंड है, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। वन रिमार्केबल पॉइंट इज दैट, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इन द एग्जाम, कि हाउ मेनी किंगडम विल possess द यूकैरियोटिक सेल, कितने किंगडम ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक सेल को possess करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक हमने देखा था, देयर इज अ वन किंगडम, दैट इज द मोनेरा। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट, इट इज फाउंड इन द प्रोटिस्टा ग्रुप, ठीक है, फंगी ग्रुप, ओके, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मीन्स ये हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं दे आर फाउंड इन द 4 किंगडम्स, 4 किंगडम्स में आपके ये मिलते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर, गॉट इट। तो दे आर फाउंड इन द 4 किंगडम, 4 किंगडम से मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ओके, क्लियर। चलिए, एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, हमें भी उसे डिस्कस करना है थोड़ा सा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ होता है और किस तरीके का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल। योर नेक्स्ट हेडिंग प्लांट सेल। ठीक है, तो इफ टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, तो आप लोग को पता होता है कि प्लांट सेल ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर बेसिकली इट possess द सेल वॉल। बाहर की तरफ को क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा भी था कि सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे, फंगी में, मोनेरंस में, ठीक है ना, प्लांटी में, एल्गी में, या सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड एक सेल दूसरे सेल से अटैच रहता है बेसिकली। मान लीजिए यहाँ पे और भी सेल्स होंगी तो दे विल अटैच
टू द नेक्स्ट सेल। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने इस तरीके से आपको 3 लाइंस ड्रॉ करके दिखा रखी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सेल तो ड्रॉ कर रहे हैं बट नेक्स्ट सेल जो है वो इसके जस्ट बगल में इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो एक सेल का सेल वॉल दूसरे सेल के सेल वॉल से जस्ट इंटैक्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है जो दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इट एक्ट एज अ ग्लू, मतलब एक सेल यहाँ पर है, एक सेल ये भी है। ठीक है ना, ये दीज आर द सेल्स, ये सब सेल्स हैं यहाँ पे, सेल्स हैं। ठीक है, सब आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है, एक सेल वॉल ये हो गया इस वाली सेल का, ये सेल वॉल इस वाली सेल वॉल का हो गया। ठीक है, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम मिडिल लैमेला। द मिडिल लैमेला। ठीक है, तो मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगा एंड बाहर की तरफ को जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, दीज आर द सेल वॉल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? दीज आर द सेल वॉल एंड जस्ट बीनीथ द सेल वॉल वी हैव अनदर लेयर। ये हमारे पास एक और लेयर है, इट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया इतना क्वेश्चन? इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है बाय अ वैक्यूल। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80% का जो स्पेस होता है वो वैक्यूल ऑक्यूपाइड कर लेता है। वैक्यूल क्या होता है आपका, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, दैट मेम्ब्रेन हियर इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वैक्यूल इज यूनिमेम्ब्रेनस, बाईमेम्ब्रेनस, ट्राईमेम्ब्रेनस और नन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है या यूनिमेम्ब्रेनस होता है, और इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, हम फंक्शन बाद में देखेंगे क्या होगा। एंड दिस वन इज द वैक्यूल, जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट प्रेजेंट होता है, लाइक शुगर, जो रिजर्व फूड हो सकता है वो हो सकता है, रिजर्व मटेरियल हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे पूरा एक मैट्रिक्स सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड द वैक्यूलर या वैक्यूल सैप। ठीक है, समझ में आ गया? बाहर की तरफ को जो ये खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। इसका जो न्यूक्लियस, बिकॉज हर एक यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस होता है बेसिकली वो एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वैक्यूल उसको प्रेशर बिल्डअप करता है और उसको धक्का मार के इधर उधर पहुंचा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, एंड बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा। बीच में इसके ये पोर होता है, दिस इज अ न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियोलस। ठीक है, एंड न्यूक्लियोलस के अंदर यहां पर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स, और यही आपके कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स में भी। ठीक है ना, और इन सबको मिला के कहा जाता है यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे वी हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वी हैव द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन फाइबर, टुगेदर दे आर कॉल्ड द
न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको इसके चारों तरफ, जिसको सराउंड करते हैं बेसिकली, और आपस में हो सकता है दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जिन न्यूक्लियस के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, these are some rounded structure which is attached or adhere over the surface of endoplasmic reticulum. These structures are called ribosomes. ये राइबोसोम्स होते हैं जो सरफेस पर अटैच होते हैं। तो जिन सरफेस के ऊपर, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसकी सरफेस स्मूथ है, देख सकते हैं आप, मैंने स्मूथ बनाया है, तो जिसकी सरफेस स्मूथ है उसको कहते हैं, मतलब राइबोसोम नहीं है सरफेस के ऊपर, इट इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, वन इज द स्मूथ एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, दूसरी बात कि जस्ट नियर बाय ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव द गोल्जी बॉडीज। इसी के पास कहीं पर भी गोल्जी बॉडीज हो सकती है, गोल्जी एपरेटस हो सकता है, तो इट इज अ गोल्जी एपरेटस। ठीक है बच्चों, इसके आसपास हो गए, हम पढ़ेंगे जब सिस्टम आएगा तो इसके आसपास ही क्यों होगा तब समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से कुछ वैक्यूल्स दिखाई दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द पेरोक्सिसोम्स। द peroxisomes, there are some rod shape structure is also there, somewhat like that. ठीक है, कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इस तरीके से हमारे पास, एंड दिस रॉड शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। एंड बहुत सारे यहाँ पे कुछ ओवल शेप, स्पाइरल शेप, ठीक है ना, बहुत अलग अलग शेप्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हियर द प्लास्टिड्स। ये हम पढ़ेंगे, प्लास्टिड आपके तीन तरीके के होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट सेल पढ़ रहे हैं हम लोग तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, अदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, लिकोप्लास्ट हो सकता है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक हमने सब चीज़ें कवर अप कर ली हैं। तो आपको ये ड्रॉ करना है, आप लोग एनसाइड से ड्रॉ कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे एक बार और, इन द यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, बेसिकली वी हैव द ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, वी हैव द ट्रू न्यूक्लियस एंड सेल्स। अगर हम बात करें फर्स्ट जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इट इज अ प्लांट सेल। ठीक है, हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम देखें एक सेल दूसरी सेल से जस्ट कांटेक्ट में रहती है, ठीक है ना, उनके बीच में क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है या ग्लू होता है, एंड दैट ग्लू इज कॉल्ड द मिडिल लैमेला। ठीक है, ये हमने बना रखा है मिडिल लैमेला, जो दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जस्ट बीनीथ द मिडिल लैमेला वी हैव द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल होता है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें जस्ट बीनीथ द सेल वॉल वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो पूरा इंटैक्ट रहता है सेल वॉल के चारों तरफ, जहाँ जहाँ आपका सेल वॉल जा रहा है वहाँ वहाँ आपका क्या है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन। जस्ट इंटैक्ट मतलब चिपका हुआ है, जैसे सेल वॉल मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है तो जस्ट इसके कांटेक्ट में रहता है, टच में रहता है ये। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो वी हैव अ लार्ज वैक्यूल हियर। याद रखिएगा, जिस समय प्लांट सेल का डेवलपमेंट होता है उस समय पे वैक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है या नहीं भी होता, लाइक इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे वैक्यूल आपको नहीं दिखाई देगा, बट इन द मैच्योर्ड सेल
जितने भी लिविंग सेल्स हैं, मैच्योर सेल्स हैं, दे हैव द लार्ज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल प्रेजेंट होगा हमारे पास यहाँ पे, एंड दिस कंसिस्ट अ मैट्रिक्स इन इट, एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द वैक्यूल सैप। सैप का सिंपल सा मतलब है सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको अमाइनो एसिड्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो जितना भी फूड जो एक्स्ट्रा हो जाता है सेल के पास, वो इस वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ओके। और अगर हम बात करें, वैक्यूल एक ऐसा सेल स्ट्रक्चर है प्लांट के पास विच पोजेस द यूनिमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। हम न्यूक्लियस की बात करें, गोल्जी बॉडीज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, तो ये सब क्या है आपके डबल मेम्ब्रेनस है, बट दिस इज अ यूनिमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये यूनिमेम्ब्रेनस है, इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, गॉट इट। ये जो होता है आपका सराउंडेड होता है सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। पूरा जो एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सब का सब क्या है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। एंड जो इसका मेन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोट, इसके पास इसका ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए, मीन्स एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में नहीं होता सेल के, एनिमल सेल में मैक्सिमम ये सेंटर में होता है, बट हियर इट इज शिफ्टेड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन। क्योंकि वैक्यूल जब बढ़ता है तो साइज में तो धक्का लगाता है और ये न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आपका सराउंडेड होता है बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके के हैं आपके, वन इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है, वहाँ पर कोई भी आपका राइबोसोम अटैच नहीं होता है। तो जिसकी सरफेस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं होता, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिसकी सरफेस पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, इट इज कंसिडर्ड एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें जस्ट बीनीथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी हैव द डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। और जगह जगह से इस मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पोर्स बने होते हैं, दैट पोर्स आर कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियर पोर। एक डार्क स्टेन बॉडी दिखाई देती है न्यूक्लियोलस, एंड इसके बीच में हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, आदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, आदर कॉम्पैक्टली पैक्ड हो सकते हैं, एंड द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इन सबको मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियस यहाँ पर, ठीक है। जो आपका गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज हैं, बेसिकली दे आर जस्ट नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका लॉजिक हम देखेंगे क्यों होता है, इसके आसपास ही क्यों रहेगा, ये देखेंगे उसको, ठीक है ना। ये इधर तो फैला नहीं रहेगा कहीं पर भी, जस्ट ये कहाँ रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट होता है। तो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, इसके पास होते हैं, जो पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग का काम करते हैं बेसिकली। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हो सकते हैं, जो आपके रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि इट इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। प्लांट सेल इट मीन्स दे हैव द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिक फीचर है इसका ये। प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं मिलते कभी भी, ठीक है ना। तो प्लास्टिड्स आर देयर, बहुत सारे प्लास्टिड्स हो सकते हैं, आदर वो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, लिकोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पे। तो प्लास्टिड्स यहाँ पर हैं, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पे एंजाइम फिल्ड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक पेरोक्सिसोम हो गया, ठीक है ना, स्पेरोसोम्स हो गए, तो और भी सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। अलॉन्ग विद दैट इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोफाइब्रिल्स हो सकते हैं, जो बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो न्यूक्लियस घूमता रहे इधर उधर, नो, इसको फिक्स रखने का काम जो रहता है माइक्रोफाइब्रिल्स का रहता है। साइटोस्केलेटन एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्रॉइड चलिए वन बाय वन डिस्कस करें इनके बारे में अब थोड़ा बहुत, या एनिमल सेल भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट जो दे रखा है एनसीईआरटी में, इट इज अबाउट द एनिमल सेल। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल बेसिकली आपका अलग अलग शेप में हो सकता है। ठीक है, एनिमल सेल का फर्स्ट रिमार्केबल पॉइंट कि इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे फोल्ड्स दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ऑलमोस्ट अबाउट इन द सेंटर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके चारों तरफ मैंने बताया है आपको क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल बना लेता है कुछ इस तरीके से, एंड मे बी दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। न्यूक्लियर पोर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो यह आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो सकता है सरफेस के ऊपर आपको इस तरीके से राइबोसोम दिखाई दें, तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक, और दो टाइप के रहेंगे, रफ एंड स्मूथ, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, फर्दर वही बीच में एक क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस, एंड सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ प्रेजेंट होगा, द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चे, इसी के आसपास आपको गोल्जी बॉडीज बना लेनी है। ठीक है, वी हैव द सम गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज आ गए हमारे पास। वैक्यूल नहीं भी होता और होता भी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत हल्का सा अगर बनाना चाहे तो बना सकते, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लार्ज अमाउंट में हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम फील्ड कुछ ऐसे गोल गोल से वेसिकल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे साइज के। ठीक है, एंड दे आर कंसिडर एज अ लाइसोसोम। ठीक, क्लियर। हो सकता है देयर इज चांस कि कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो इस तरीके से, एंड दे आर कंसिडर एज अ स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, ये आपका स्मॉल वैक्यूल बन जाएगा इस तरीके से। फर्दर अगर हम लोग इसमें बात करें बेसिकली, तो जो आपका स्ट्रक्चर है फॉर द सेल डिवीजन, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल हो सकते हैं। सबके फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। सेंट्रियोल इज देयर, सम पर ऑक्सीजोम इज ऑल्सो देयर। ठीक है, ये भी वेसिकल फॉर्म में रहते हैं, तो ये हो जाएगा पर ऑक्सीजोम। ठीक है, पर ऑक्सीजोम इज देयर। तो अगर हम देखें, सिंपल जो आपको लर्न रखना है वो ये रखना है
कि बेसिकली इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होता है। इट इज़ कंसिडर एज द ओनली द वन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अंदर जो ये फ्लूइड भरा होता है दिस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म इज देयर। तो साइटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर जो होगा जस्ट ऑलमोस्ट अबाउट इन द सेंटर, जो स्ट्रक्चर है वही रहना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। चारों साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सराउंड करेगा, रफ होगा, स्मूथ होगा। इसके आसपास ही कहीं गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, सेंट्रियोल इज देयर विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। स्मॉल वैक्यूल्स यहाँ हो सकते हैं, लाइसोसोम्स हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म, परक्सोम, ये सब यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। देयर इज अ वन असाइनमेंट फॉर यू, आप लोग का असाइनमेंट करना है ये घर पे। दैट असाइनमेंट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 15 डिफरेंसेस आपको ढूंढने हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू सबमिट इट। क्लियर हो गया? देयर इज एन असाइनमेंट, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसके बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं। 10 से 15 के बीच में अच्छे डिफरेंसेस होने चाहिए, वो आपको करना है इसमें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी क्लास में।